Good morning, study time only. Today is 11 May 2020 and we are going to discuss द हिंदू समरी एनालिसिस। तो द हिंदू की समरी को हम यहाँ पे देखेंगे, सभी न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। कुछ एक एमसीक्यू जो आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, उससे मैंने एमसीक्यू तैयार किया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप किस प्रकार द हिंदू के नोट्स जो हैं तैयार कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, लास्ट तक आप लोगों को देखना है, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। और कंटिन्यूसली सीरीज को आप फॉलो करिए, तब आपको समझ में आएगा कि एट द एंड आफ्टर 1 month you will realize that you have a बिग पोटेंशियल टू मेक द नोट्स ऑफ फ्रॉम द हिंदू। तो आपके पास इस तरीके से पोटेंशियल आ जाएगा कि आप द हिंदू में से किस तरीके से आप अपने काम की चीज़ों को निकाल के पढ़ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हो जाता है अगर आप डेली इसका एनालिसिस करते हैं, डेली इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम छोटे से एक न्यूज़ है, इसको आप देख लेते हैं। इंडिया रिपोर्ट्स 128 मोर डेथ एंड 3277 फ्रेश केसेस इन 24 आवर्स। तो ये जो हमारा ग्राफ है, इसको आप एक बार नज़र डालिएगा, ये वायरल स्प्रेड हो रहा है कितनी तेज़ी से। अगर आप देखेंगे केसेस यहाँ पे एवरेज केसेस दिए गए हैं और एक साइड, और नीचे तरफ दिया गया है डे सिंस 1000 केसेस, जब से 1000 केसेस निकल के आए हैं। तो इसको आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे उन कंट्रीज की रैंकिंग और ग्राफ दिया गया है जिसमें मिनिमम 50,000 जो है केसेस निकल के आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ तो देखिए कनाडा यहाँ पे लाई कर रहा है, कनाडा से ऊपर इंडिया पहुंच गया है। अगर मैं इंडिया की पोजीशन को बताता हूँ तो ये इंडिया की पोजीशन है, तो जहाँ पे केसेस तो कम है अभी, पर फिर भी जो हमारा डायरेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम बढ़ रहे हैं। जैसे ब्राजील का भी इंक्रीज हो रहा है, रशिया का भी इंक्रीज हो गया, यूएस का इंक्रीज हुआ था, अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है और हल्का से नीचे की तरफ जा रहा है केसेस। ऐसा कह सकते हैं, ग्रोथ तो हो रही है पर उस स्पीड से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इंडिया की ग्रोथ अभी भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से है कोविड-19 की तरफ जो हमें रोकना है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है। आप लोगों को घर में बने रहने की अभी भी ज़रूरत है, वरना ऐसी कंडीशन आ सकती है इंडिया के अंदर भी जैसे अभी यूएस के अंदर कंडीशन है। और देखिए पेरू, फ्रांस, इटली, तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इटली ने भी काफ़ी हद तक इन्होंने घटा लिए हैं अपने केसेस को। तो इसको भी आप देख सकते हैं, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम ये सारी चीज़ें देखें और आगे कुछ उठाएं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पेजेस में हमारे काम की कोई भी न्यूज़ नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये जो पेज है, पेज नंबर 4 पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे जजेस की आयुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस किया जाता है। जजेस का अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होता है। तो इसका रिगार्डिंग हम जो केसेस देखेंगे, जो फर्स्ट केसेस जज आया था, सेकंड केस जज आया था, उन सबको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज अवर कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात होती है। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। आपके प्री में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जज केस, इनको इन्हीं नाम से आपको याद रखना है। कौन कौन सा केस है? ये फर्स्ट जज केस है, ये सेकंड जज केस है और ये थर्ड जज केस है, एंड दिस इज द फाइनल फोर्थ जज केस। इनके हमको नंबर याद रखना है, ये किस सन में हुए थे, किस ईयर में हुए थे। तो फर्स्ट जज केस 1982, सेकंड जज केस 1993, देन थर्ड जज केस 1998 एंड द फोर्थ जज केस इज 2015। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जो फर्स्ट जज केस है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कंसोलिएशन की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। सपोज जो ये जज की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं यहाँ पे, किससे कंसोलिएशन लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो सीजेआई से कंसलेशन लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी जो, अगर उन्होंने सहमति दे दी, कंकरेंस दे दी तभी होगा। उनके सिर्फ व्यू लिए जाते, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे उन्होंने जो बोला वही किया जाए। तो ये पहले जजेस, फर्स्ट जज केस जो आया था 1982 में, उसके अंदर ये चीज निकल के आया था।
देन सेकंड जज केस जब आता है तो उसके अंदर क्या होता है हम देख लेते हैं। 1993 में सेकंड जज केस आता है। उसके अंदर बताया जाता है कि जो कंसोल्यूशन होगा वो कंकरेंस, मतलब सहमति अगर दी जाती है तो, लेकिन सहमति के ऊपर एक कंडीशन थी। पहले यहाँ पे CJI सिर्फ सहमति देते थे, अब यहाँ पे CJI 1+2 आपको याद रखना है। ये फिगर अभी आने वाले लेक्चर में अभी जो हमारा पढ़ेंगे उसमें बहुत आने वाला, इसलिए इस तरीके से आप याद रखेंगे 1+2 के हिसाब से। 1 मतलब 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 इज द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद ही रखना होगा। 1+2 दैट इज 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 इज सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि इनसे परामर्श लेना होगा। थर्ड जज केस में सेम कंडीशन रहती, बस इस नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 1+4 नंबर कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 इज द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे कंडीशन और निकल के आती है कि अगर 1+4 जजेस में से अगर किसी 2 जजों ने भी 2 जजेस अपोजेस, देन रिकमेंडेशन इसको सेंड नहीं की जाएगी उस पर्सन के रिगार्डिंग कि किसका अपॉइंटमेंट करना है। अगर वहां पे 2 जजेस ने भी मना कर दिया, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ही चाहिए, 2 जजेस ने भी मना कर दिया, 1+4 में से 5 में से 2 जजेस ने भी मना कर दिया, तो वहां पर रिकमेंडेशन नहीं सेंड की जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फोर्थ जज केस आता है 2015 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर 4 जजेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में जो आता है उसको नल एंड वॉइड करार दे देता है, कहता है कि ये खत्म, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका खत्म है, इसको कुछ सुप्रीम कोर्ट इसके नल एंड वॉइड करार दे देता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत NJAC का अपॉइंटमेंट होता है, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जाती है 2014 के अंदर, जो आपकी नहीं है NJAC। तो यहाँ पे एक इस तरीके से कह रहे थे कि जज की नियुक्ति के लिए आप इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के अंदर, इसलिए इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। NJAC के बारे में अगर कभी क्वेश्चन अराइज होता है तो वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज NJAC के अंदर कौन कौन से मेंबर रहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना है मेंबर्स की संख्या, जो इस तरीके से बॉडी होती है इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1+2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन लॉ मिनिस्टर, एक लॉ मिनिस्टर हो जाएगा, यूनियन से एक लॉ मिनिस्टर आ गए, कितने हो गए 2+1 3+1 4, एंड 2 इमिनेंट पर्सन, तो ये कितने हो गए 6, तो 2 इमिनेंट पर्सन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन जो 2 इमिनेंट पर्सन होंगे उसे कौन सेलेक्ट करेगा, उसे सिलेक्शन कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारे रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो याद रखिएगा लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा का यहाँ पे रोल बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मिलके एक कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी के द्वारा सिलेक्शन कमेटी इसको कहते हैं, और ये सिलेक्शन कमेटी 2 पर्सन के नाम नॉमिनेट करती। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कॉलेजियम सिस्टम की और थोड़ा सा हम बात करते हैं, आगे तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अपॉइंटमेंट होती है और ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो वहां से क्या ट्रांसफर करेंगे, सिंपल चीज है। अब डिमोशन तो कर नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट फिर आपको हाई कोर्ट में भेज दिए, तो हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा। अब आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+4 और हाई कोर्ट के अंदर 1+2। दैट इज अगर 1+4 अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही तो 1+4 का मतलब है 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हियर इज ऑल्सो 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके रिकमेंडेशन में ये जो बोलेंगे ये रिकमेंड करेंगे, उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देन हाई कोर्ट की अब बात करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये अपॉइंट करेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। देन ट्रांसफर अगर जजेस का होता है तो 1+4+2 सिस्टम याद रखना। 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, सिंपल सी चीज है, जहां पे भी 1 है मतलब CJI। यहां पे 2 है तो यहां पे आपको समझना है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सपोज किसी पर्टिकुलर ए
कोर्ट से बी कोर्ट में जा रहे हैं, ए कोर्ट मतलब किसी एक ए हाई कोर्ट से बी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दोनों के चीफ जस्टिस को मिला लिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ दिस एंड चीफ जस्टिस ऑफ दिस, दैट इज द टू। और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से कॉलेजियम बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अब एडिटोरियल सेक्शन की ओर। तो एडिटोरियल सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ट्रेंड शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद वर्ल्ड कैसा रहेगा उसकी प्रिडिक्शन है, उसके बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से चेंज होगा वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अंदर टोटली 6 जियो पॉलिटिकल लाइन पे डिफाइन किया गया है, काउंटर्स किए गए हैं आर्ग्यूमेंट्स को इमर्जिंग ग्लोबल पावर के ऊपर, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर। तो डिटेल में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से चाइना जो है राइज कर रहा है, साउथ चाइना का क्या प्ले है रोल यहाँ पे, इंडिया का क्या रोल प्ले होगा, एशिया का कैसे निकल के आएगा। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। हेयर यू आर एबल टू सी दिस, हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पॉइंट यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की मदद से बना दिया। देखिए फुल आर्टिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने आंसर में मेंशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम वही चीज़ को लिखें जो हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने फ्लो चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से उस आर्टिकल्स को एक कंसाइज कर दिया जिससे आपको समझ में भी आ जाए। 2 मिनट के अंदर आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि वो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @study time only उनको सर्च करना होगा, स्टडी टाइम ओनली, और वो जो है टेलीग्राम में सर्च करने के बाद जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे मैंने लिंक दे रखी, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड के बाद क्या होगा, कोविड-19 के बाद क्या होने वाला है। तो एशिया की यहाँ पे बताई जा रही है कि इकोनॉमी ग्रो होगी और वर्ल्ड की इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ द एशिया इज ग्रोइंग। तो मेनली यहाँ पे 2 कंट्रीज का नाम लिया गया है, इंडिया और चाइना, कि इंडिया और चाइना जो है यहाँ पे ग्रो करेंगे कोविड-19 के बाद भी। लेकिन बहुत सारी इकोनॉमी जो है डाउनफॉल हो सकती हैं और इंडिया और चाइना यहाँ पे स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है एक इकोनॉमी के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर बात की जा रही है कि कोऑर्डिनेशनल सिस्टम यहाँ पे गिरता हुआ जा रहा है, जैसे ब्रेक्जिट बता सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। बाहर जा रहे हैं देश, यूके अभी बात कर रहा है, रिसेंटली करंट चल रहा है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो भी अब डगमगा रहा है, इसके पैर डगमगा रहा है यूरोपियन यूनियन की, तो ये चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो 2 फॉर्म की एनर्जी होती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी, एक ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी इसकी प्रोडक्शन जो है वैल्यू पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा कि प्रोडक्शन हो जाए। और ट्रेडिशनल जो हम एनर्जी की बात कर सकते हैं वहाँ पे ऑयल वॉर हो देखने को मिल सकती है, बहुत सारी कंट्रीज आपस में वॉर हो सकती है बिकॉज ऑफ द ऑयल। जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है तो उसी तरीके से ऑयल वॉर भी देखने को मिल सकती है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चाइना की बात करता हूँ सबसे पहले, चलिए ऑर्गेनाइजेशन निपटा लेते हैं, फिर चाइना की एक साथ बात करेंगे इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2 ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO और WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नो कोटा रिफॉर्म, कोई कोटा रिफॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, और जैसे ट्रेड वॉर वगैरह जैसी चीज़ें जो है आज भी देखने को मिल रही। तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपना रोल जो है बहुत अच्छे से प्ले करना चाहिए, वो यहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं कर रही हैं, और जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, वर्ल्ड का ट्रेड डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फंड्स जो हैं, लैक ऑफ फंड्स जा रहा है, फंड्स यहाँ पे ढंग से नहीं आ पा रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम है। डेटा यहाँ पे सही तरीके से निकल के नहीं आ रहा है, जो ये चीज़ें पब्लिश करते हैं ये ऑथेंटिकेटेड नहीं रहती हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है, इसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि सपोज जो कंट्री फंड ज़्यादा दे रही है उसकी वजह से उसकी साइड जो जा रहा है तो उसकी साइड जो है झुकाव जा रहा था, ये पॉलिटिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है।
ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो हैं, IMF एंड IBRD, तो इसके नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है चाइना। देखिए चाइना, यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी पॉसिबल दैट चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो है नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंस। चाइना का डोमिनेंस जो है राइज हो रहा है, राइजिंग चाइना देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से देखने को मिल रहा है जैसे कि यूएसए के डोमिनेंस अभी ज़्यादा है, यूएसए की पावर ज़्यादा है, इसलिए चाइना और यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉर हमें 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 देखने को मिला। कॉपरेशन से, जिससे पहले कॉपरेशन हुआ करता था, कॉपरेशन से कॉम्पिटिशन की ओर मूव हो रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वेरियस ट्रेड वॉर हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वॉर हो रहा है। दोनों कंट्रीज आपस में वॉर इस तरीके से वॉर कर रही है कि वो ट्रेड एक दूसरे के ऊपर हैम्पर लगा रही है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ों के ऊपर वो कर रही हैं, टेक्नोलॉजी छीन रही है, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, देखने को मिल रहा है। चाइना ने अपना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को निकाला है, BRI, जिसको आपको याद रखना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर चाइना ने अपना डोमिनेंस बढ़ाया है। बनाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे रखा है, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर याद रखता है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर मैं आपको मेंस का एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो आपको ध्यान से ये देखना है, लास्ट तक देखना है, बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है। और वो जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 2018 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस तरीके से आप डिस्कशन को करिए कि एक प्री का क्वेश्चन आपने कर लिया, एक दो मेंस का क्वेश्चन कर लिया, तो इस तरीके से आपके होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन होती चलेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि 2013 में इसको स्टार्ट किया था, चाइना के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। ये मेनली जो है रीजन कौन कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको आपको याद रखना है। एशिया रीजन इन्वॉल्व है, अफ्रीका का रीजन इन्वॉल्व है, यूरोप का रीजन इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट आ गया, अमेरिका के दोनों पार्ट्स दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, ये सारे आ गए। मतलब एक तरीके से यहाँ पे इसका एम क्या है, कनेक्टिंग ऑल द कंटिनेंट्स, जो भी ऑल द सभी महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों को ये कनेक्ट करने की बात कर रहा है, इसका ये एम है। तो इसको आपको याद रखना, कनेक्टिंग ऑल द कंटिनेंट थ्रू रेल, रोड एंड सी रूट। तो यहाँ पे कौन कौन से रूट लिए गए हैं, लैंड रूट लिया गया जिसके अंदर रेल आ जाएगा और रोड आ जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट। सी रूट लिया गया, जैसे कि पहले हमने देखा था मैरीटाइम जो सिल्क रोड हुआ करता था, यहाँ पे कहा गया है ये 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए हैं जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आंसर लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं, नीचे मैंने जीमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ज़रूर मैं आपके आंसर को रिव्यू किया करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो क्रिटिसिज्म बताया गया है, इसको आपको याद रखना है। एक चाइना का बताया गया है, चाइना का ये बताया गया कि ये चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी आपको इस तरीके से समझना है। चाइना क्या कर रहा है, लोगों को उधार देता है। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर उनके पास से रोड गुजरेगी तो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वहाँ पे उधार देता जा रहा है। जब उधार देगा तो अब वो उधार जो कंट्रीज हैं चुका नहीं पाएंगी, तो वो उनके जो है एहसानों तक एक तरीके से दबते हुए चले जाएंगे, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे और वो एक माया जाल में आप कह सकते हैं, एक जाल के अंदर फंस के रह जाएंगे कंट्री। और चाइना वहाँ पे अपना डोमिनेंट बढ़ा लेगा, चाइना जो चाहे वो करवा सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं अभी इस टाइम पे पाकिस्तान का कितना ज़्यादा डोमिनेंस उसने बढ़ा लिया है, वो जो चाहता है वो पाकिस्तान उसी तरीके से हरकत करता है। तो ये एक चाइना आप कह सकते हैं कि डोमिनेट किस तरीके से बता रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोतियों की माला यहाँ पे बनाई जा रही है, आप कह सकते हैं चाइना के द्वारा। जो भी पोर्ट्स है इंडियन ओशन के अराउंड, सपोज ये इंडियन ओशन है, तो वो सभी पोर्ट्स को इस तरीके से कनेक्ट करके और अपनी डोमिनेंस को किस तरीके से बढ़ा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। एक माला बना लिया उसने कड़क, जिसको तोड़ना थोड़ा सा नामुमकिन टाइप का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कही जा सकती है कि ये एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीओके से सीपीईसी जो है पास हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पीओके से पास हो रहा है, जो कि पीओके हमारा रीजन है। तो वो चाइना यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि चाइना जो है
यहाँ पे किसी की सोवरेनिटी को हनन कर रहा है, सोवरेनिटी का ध्यान नहीं रख रहा है, ये सारी चीज़ें भी कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि चाइना दूसरों की कंट्री में कब्जा करना स्टार्ट कर ले, ठीक है। दूसरों लोगों को अपना एक जो कॉलोनियलिज्म था वो पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, किसको किसको पता है क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। साउथ चाइना सी के अंदर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 9 डैश जो लाइन है उसके ऊपर डोमिनेंस बढ़ाने की यहाँ पे चाइना की बात की जा रही है कि 9 डैश जो लाइन है, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी पर्टिकुलर कंट्री का वहाँ पे वो रहता है, अधिकार रहता है, लेकिन वो उस अधिकार को छीन रहा है दूसरे कंट्रीज से। तो ये इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए ये जो आर्टिकल है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये केरला के अंदर मेनली यहाँ पे पंचायत के अंदर हम देख लेते हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि उनको इनफ फंड्स नहीं दिया जाता है, स्टेट जो है पंचायत को कंट्रोल करता है। जबकि अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी चाहिए तो पंचायत को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, उससे और ज़्यादा मजबूत देना होगा। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं और कंकरेंट सब्जेक्ट होते हैं, इस तरीके से स्टेट सब्जेक्ट में से हमें वहाँ पे उनको एक पावर देनी होगी कि आप इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, आप इसके ऊपर जो भी चाहे इसके ऊपर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कंट्रोल आपका है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है, काफ़ी अच्छा मॉडल है, आप इसको आंसर राइटिंग में कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो केरला की पंचायत है जिसको एक मॉडल दिया गया है कुदुम्बश्री मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुदुम्बश्री मॉडल के अंदर क्या किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए गए हैं। अब यहाँ पे 65% इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पंचायत, तो वही सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वही कुदुम्बश्री मॉडल के अंदर से 65% जो मेंबर हैं इसके अंदर आते हैं। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल से आ रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो वो ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये एक मॉडल है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं जब भी आपसे पंचायत के बारे में पूछा जाए कि पंचायत की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, तो आप ये मॉडल बहुत अच्छे से रट लीजिए। मैं तो कहता हूँ अब भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या फिर चाहे नोट्स बना लीजिए या टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निकल गया द फेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उससे रिलेटेड आप ये फिगर को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से यूपी और एमपी गवर्नमेंट जो है लिबरल लॉज को मतलब एक तरीके से ख़त्म कर रही है। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया मतलब उन्हें दिया जा रहा है और जो लेबर है उनके उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, अपने माइंड में एक माइंड मैप तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। उनके राइट्स कौन से हैं आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। फंडामेंटल राइट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, एक केस था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे और देख पा रहे होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो कोई भी आपसे एक्सप्लॉइटेशन करता है तो वो हमारे अंडर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के अंदर मेंशन है, तो आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं केसेस के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 का हमको ये ध्यान रखना है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, ये क्या केस है 1982 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है तो इसको याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ये क्या है, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। इसमें फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 23, अंडर आर्टिकल 23 क्या चीज मेंशन है, फोर्स लेबर मेंशन है। तो फोर्स अगर किसी भी
लेबर को उसके चॉइस के अनुसार यहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा है, तो एक तरीके से वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, फोर्स लेबर कैटेगरी के अंदर आएगा, अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट इशू करेगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 23 और 24 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 23 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स लेबर इसके अंदर मेंशन, अगर कोई आपसे जबरदस्ती फोर्स वे में लेबर करवा रहा है, एक फोर्स लेबर की डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे भी देख ली कि अगर चॉइसेस पे आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी फोर्स लेबर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से काफ़ी बार क्वेश्चन जो है अराइज होते गए हैं और पूछा जा रहा है। वेजेस की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अगर आपको वेजेस नहीं दिया जा रहा है और बिना वेजेस दिए काम करवाया जा रहा है तो वो भी आपका एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। आपका बंधुआ मजदूर जिसे आप कहते हैं, बॉन्डेड लेबर, आपके बाद के आपके काम करवाया जा रहा है, आपको बाहर नहीं निकलने दिया रहा है, तो भी एक बंधुआ मजदूर कैटेगरी में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाया जा रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हुआ करता था कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, जबरदस्ती वहाँ पे उनसे काम करवाते, तो वहीं रोक के रख देते थे, उन्हें आने नहीं देते थे। तो एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी इसके अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आर्टिकल 24 की अगर मैं बात करता हूं तो चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया गया है, लेस देन 14 ईयर ऑफ द एज। यहां पर बताया गया है कि कोई भी काम आप नहीं करवा सकते हैं। देन ये जो एक प्रपोजल है इसको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल एज 14 टू 18, 14 से 18 साल तक के सभी बच्चों को डेंजरस काम करने के लिए मना किया गया है। डेंजरस मतलब अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, कुछ कांच के इंडस्ट्रीज हैं, ये सपोज कुछ ऐसी क्रैकर्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री जहाँ पे खतरा है, तो वहाँ पे आप काम नहीं करवा सकते हैं। ये चाइल्ड लेबर एक्ट 2006 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ये चीज की गई है, तो इसको आपको याद रखना है। So the next article which we are going to discuss is page number 8 of the हिंदू। हम देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल है, नेपाल टू बीफ अप बॉर्डर सिक्योरिटी। यहाँ पे काला पानी रीजन की बात की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग क्या इसके अंदर आया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम बैकग्राउंड देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटी सी न्यूज़ आप शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। बिफोर दैट हम वी आर मूविंग टू अहेड। मनमोहन सिंह एडमिटेड टू एम्स। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पे, जिन्हें हम कह सकते हैं फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर, जो है चेस्ट पेन की वजह से उन्हें जो है एडमिट किया गया है यहाँ पे एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर। तो इसको एक छोटी सी न्यूज़ थी, इनकी एज अभी 87 है, तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो चलिए मूव करते हैं आर्टिकल की ओर जिसको हमें डिस्कस करना है। काला पानी रीजन जो है हमारे उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना है। काला पानी रीजन पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है जिसको आपको याद रखना है, जिसके पास से काली रिवर भी गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेपाल। नेपाल इसे अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है। वो कहता है ट्रीटी ऑफ सौगौली 1816 में जो साइन हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। अब ये क्यों डिस्प्यूटेड है? क्योंकि हमारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक मेन रीजन है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, एक मेन रूट है। तो हम क्या करते थे, काला पानी रीजन से हमें पहले क्या किया जाता था, जो मैक्सिमम परसेंटेज हमें चल के जाना पड़ता था, पहले हम नेपाल की से घूम के फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया हमने, काला पानी रीजन में क्या बना दिया, रोड तैयार कर दी है, तो उसकी वजह से हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो हमें इंडिया के अंदर ही चलना पड़ता है। तो वहाँ पे नेपाल का कहना है कि आपने वहाँ पे रोड क्यों बनाई, क्योंकि वो हमारा रीजन है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आर्टिकल 23 से रिलेटेड है, तो उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखिए आप चाहें तो इसको एक बार ज़रूर पॉज करके आंसर दीजिए, इसके बाद आप इसे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग
फोर्स लेबर किस किस चीज को बना है, जो अभी हमने डिस्कस किया, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जो हमने डिस्कस किया कौन कौन से सिमिलर फॉर्म थे उसके। इट इज इन्फोर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। अब अगर कोई आर्टिकल दिया गया है, कोई भी फंडामेंटल राइट है, तो उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसे रूल में लाने के लिए हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट के द्वारा कौन से ऐसे लॉ हैं? क्या वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1943 है? यस, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1943 मिनिमम वेज तो देना ही पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो और छोटा सा 2 रुपये 10 रुपये दे दिया जो पहले चलता था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें ऑल द अबव आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड आ जाती हैं? अगर आपसे बोला जाता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, प्रीवियस ईयरली प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा के कि इस वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने वेरिएशन है क्वेश्चन पूछे जाने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, अगर जैसे आप सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, अगर उस तरीके से कोई भी आदमी को, औरत को या फिर किसी बच्चे को खरीद रहा है या बेच रहा है, तो ये एक ट्रैफिक के अंदर आ जाएगा, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवासीज, देवदासीज, तो देवदासीज अगर बना के ले जाया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या इमोरल वे में ट्रैफिकिंग की जा रही है, आपको फोर्स करके या फिर बहला फुसला के किसी बच्चे वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, तो वो चीज़ भी देवासीज जो है इसके अंदर आ जाती है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। थर्ड नंबर पे आता है स्लेवरी। अगर आपको एक तरीके से स्लेवरी बना के रखा है, आपको एक तरीके से गुलाम बना के रखा है, तो ये भी एक ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाता है। अब इसको पनिश करने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग को हमने कौन कौन से लॉ लेके आए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको देख लेते हैं। टू पनिश दिस एक्ट, पार्लियामेंट हैज मेड इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो पार्लियामेंट क्या कर, पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ लेके आया? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 हमारे यहाँ लेके आए, जिसके अंदर बेगर टर्म जो है मेंशन है। इसका मतलब है कंपल्सरी वर्क विदाउट रिन्यूमरेशन, आपको जो है न सहायता दी जाएगी, ना इस तरीके से कोई दिया जाएगा, बस आपसे काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पे वो जो है, ये बैगर जो है वर्ड यहाँ पे मेंशन है, ये आपको याद रखना है। तो पिकुलर इंडियन सिस्टम अंडर द लोकलाइज जमींदार, जो इसके अंदर पहले देखने को मिलता था कि जो लोकलाइज जमींदार होते थे, फोर्स करते थे कि जो उनके यहाँ पे काम करने वाले हैं कि उन्हें पेमेंट नहीं देते थे और फोर्स करते थे कि वो वहाँ पे काम करें, तो इसलिए ये एक्ट लेके आया गया है। तो विदाउट पेमेंट यहाँ पे वर्क करवाया जाता था। इन एडिशन अगर हम देखते हैं तो बेगर जो है आर्टिकल 23 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, इसी प्रकार के और दूसरे फोर्स लेबर को, जैसे बॉन्डेड लेबर होगा जिसने हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। द टर्म फोर्स लेबर, फोर्स तरीके, फोर्सफुली अगर कोई से आपसे कंपाइल करवा रहा है या वर्क करवा रहा है अगेंस्ट द, अगर उसका काम करने का मन नहीं है, अगर फोर्स तरीके से करवा रहा है, तो ये भी एक फोर्स लेबर के अंदर आ जाता है, ये आपको याद रखना है। फोर्स मीन्स इंक्लूड डज नॉट फिजिकल लीगल फोर्स बट ऑल्सो द फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस। अब देखिए जिस तरीके से अभी कंडीशन अराइज हो रही है कि उनके लॉ वगैरह सारे छीन लिए गए, एक तरीके से लॉ हटा दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है और पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं कि आपसे काम तो करवाया जा रहा है और लेकिन जो वेजेस है वो आपको बहुत कम दी जा रही, इसलिए हम क्या लेके आए, वेजेस एक्ट लेके आए, और हमने वो सारी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लेके आए हम,
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। एबोलिशन करने के लिए हमने बॉन्डेड लेबर सिस्टम को 1976 में एक्ट लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेके आए, हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखिए यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड लेबर के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम इन इंडिया, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। At the present, there are complete ban on the child labor under the age 14 in all type of occupation except farm and domestic work after school hour। तो क्या इस तरीके से किया गया है, अभी ये कंसिडरेशन में है, तो ये नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये नहीं किया गया है अभी कि सभी प्रकार के, कुछ अभी छोटे छोटे हैं जैसे कि मूवीज़ वगैरह में काम करना, ये सारी चीज़ें कुछ बहुत सारी हैं जो अभी भी चालू हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा, जो इस लेबर कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पूछी आती है, तो आपको याद रखना है, ये चाइल्ड लेबर है, लेबर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा नहीं किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे बताना भी था हमको कौन सा इनकरेक्ट है, तो दोनों इनकरेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 150 वर्ड्स में इसका आप चाहें तो आंसर राइट कर सकते हैं, भेज सकते हैं आंसर। वैसे मैंने आपको आंसर यहाँ पे एक दे दिया है, ओवरव्यू किस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ये। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहाँ पे बताया गया है, व्यूड एज अ कार्डिनल सबसेट ऑफ चाइना लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये इसका CPEC जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसके बारे में आपको ब्रीफ में ओवरव्यू देना है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ CPEC, एनुमरेट द रीजन व्हाई इंडिया हैड डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम द सेम। क्यों इंडिया ने इससे दूरी बना ली है, ये सारी चीज़ें बताना है, और इंडिया क्यों इसका अपोज कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप एक चार्ट तैयार करें, माइंड में एक मैप तैयार करें कि आपको इंट्रोडक्शन में अंदर क्या लिखना है, बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या लिखना है, और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो आपको कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड टाइम लेना होगा ये सोचने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। इसके बाद वो उसको इंप्लीमेंट करिए तो बहुत अच्छे से एक आपका हॉलिस्टिक वे में आंसर यहाँ पे हो पाएगा। और कोशिश करिए कि जिस आंसर के अंदर आप मैप तैयार कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं, तो जरूर बना के आइए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का मैप तैयार कर दिया है। तो आप इस मैप को जरूर, जब भी वन बेल्ट OBOR की बात हो या CPEC की बात हो, तो आपको जरूर यहाँ पे मैप बनाना है, जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये इंडिया हो गया, हमारा प्यारा भारत हो गया, इंडिया आप देख पा रहे होंगे। ये जो ब्लैक से हमने बताया कि एक वन रोड यहाँ पे बनाया गया, जैसे नैरोबी से यहाँ पे ये देखिए ये जोड़ा गया है कोलंबो से। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये पूरा इंडियन ओशन रीजन को कवर कर रहा है। फिर ऊपर के, अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे कैलाश जो मानसरोवर है वहाँ से निकला है, ये गया है, और बिस्मैक से, एलएमटी से, पाकिस्तान से गुजरता हुआ अब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ये CPEC जो है, ये जो पार्ट है कश्मीर वाला पार्ट, ये CPEC का पार्ट है। तो CPEC से हमारे POK रीजन से गुजर रहा है। ये पाकिस्तान, इस्तांबुल और ये मॉस्को, तो ये क्या हो गया, वन बेल्ट का पार्ट हो गया। और ये जो डैश डैश यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक CPEC का पार्ट है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये किस चीज़ का पार्ट है, यहाँ पे CPEC का ये पार्ट है। तो इसको आपको याद पे रखना है। तो ये आपने देख लिया। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ OBOR। तो आपको OBOR का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना है। वन रोड और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, एम्बिशियस वर्क है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, इसका एम क्या है, क्या चीज़ को, कनेक्टिविटी को एम करना है, जो अभी हमने देखा है, डिस्कस किया, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन सबको कनेक्ट करना इसका एम है। ठीक है, डीपेन इकोनॉमिक कनेक्शन को बढ़ाना चाइना के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है
CPC, तो इसको आपको मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे चलते हैं, एक कुछ बॉडी पार्ट हम देखते हैं। बॉडी पार्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है चाइना के जिंगजियान प्रोविंस को। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिंगजियान प्रोविंस। और जिंगजियान प्रोविंस और किस चीज़ को कनेक्ट करता है, यहाँ पे आपको याद रखना ग्वादर पोर्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को रोड, रेल और वाटरवे से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी कितनी तेज़ी से बढ़ा रहा है। चाइना का एम्बिशियस प्लान है रीच ऑन द यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर करना। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और आपको आंसर देखे जरूर लिखना है। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे पर डे, एक आंसर अटेम्प्ट करेंगे और 1 से 2 MCQ करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे वे में चलती जाएगी, हॉलिस्टिक वे में तैयारी होती जाएगी। बॉडी के अंदर और देख लीजिए, आपको क्या पॉइंट्स लिखना है। स्ट्रेटेजिक रीजन लिखना है कि ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान से क्या चाइना क्या कर सकता है। चाइना जो है एक्सप्लॉइट करने का काम कर सकता है, ड्यूअल यूज कर सकता है, मिलिट्री वेसल्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ें हैं। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल पीस, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें जो है चाइना के एक तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी। कि चाइना हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये पोटेंशियल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, जैसे एक हम यहाँ पे रीजन देंगे क्यों हम इसको अपोज कर रहे हैं। तो सबसे आपको रीजन देना है कि हम अपोज क्यों कर रहे हैं इसका। सोवरेन रीजन, क्योंकि पीओके से जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, CPC कहाँ से मूव कर रहा है, तो पीओके से। तो ये तो आपको बिल्कुल आप गलती से भी इसको नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल इसको मेंशन करना है। और साथ में आप चाहें तो यहाँ पे पीओके वाला एक डायग्राम इस तरीके से इंडिया का बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो एक वो भी आपका इफेक्ट जो है अलग ही दिखेगा। तो ये बता सकते हैं, चाइना का इंटरवेंशन बता सकते हैं, बायलैटरल डिस्प्यूट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है इसके अंदर अराइज कर रहा है। चाइना जो है हमारे बायलैटरल हमारा डिस्प्यूट उसके अंदर क्यों घुस रहा है चाइना, इसको आप बता सकते हैं, ये कंसर्न दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन में, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, डेप्ट ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, डेप्ट ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है पीओके के अंदर, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तो ये सारी जो हमारे कंसर्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसके ऊपर आंसर लिखना है आपको। कंक्लूजन में आप क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया ने कभी इस तरीके से कोई भी काम नहीं किया है कि जो दूसरे की सोवरेनिटी को हनन हो। सिर्फ हमने बल्कि जो जंग जीते हैं और जीते हुए पार्ट को हमने दे दिया। जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं बांग्लादेश को हमने जीत लिया था बांग्लादेश, लेकिन हमने उसको अलग कंट्री दे दिया, अलग कंट्री का दर्जा दे दिया और उसे बना दिया, एक फ्री कर दिया। तो हमारा काम है, हमारी जो फिलोसफी है, इंडिया की फिलोसफी को आप देख सकते हैं कि इंडिया बिलीव्स इन द फिलोसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब ये होता है सभी देशवासी, सभी मतलब इस देश, इस अर्थ में रहने वाले हमारे क्या है, कुटुंब हैं। कुटुंब का मतलब होता है हमारा परिवार है। तो वसुदेव कुटुंबकम का नारा इंडिया जो है लेके चलता है, ये आपको याद रखना है। जो कि जिसकी वजह से हम जो है सर्कुलेट करते हैं पीस को, लव को, हारमोनी को, एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज विद द नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बट हम अपने नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम नहीं देख सकते, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि उसका हनन होते हुए हम देख पाए। तो पीओके से अगर जाएगा तो हम भी वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ से हम जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ें को आप मेंशन कर सकते हैं। हमने डिटेल में डिस्कशन किया आज का लेक्चर। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, आज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप को, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए बहुत आप लोग एक दो दिन बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन रेगुलरिटी से अगर आप फॉलो करेंगे तो देखने को पाएंगे किस तरीके से हम वेरियस चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि न्यूज़। हम MCQ को भी इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो 40 मिनट्स के अंदर अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 30 से 35 मिनट और 40 मिनट के अंदर की MCQ, एक आंसर आपने डिस्कस कर लिया, जो कि नॉर्मली आंसर को आपको लिखने में ही 7 से 8 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं, तो आप उसका ही मान लीजिए, उसको हमने डिस्कस कर लिया। हमने सारे न्यूज़ को डिस्कस कर लिया, हमने एडिटोरियल को डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर से हमने क्वेश्चंस निकाल के भी लिख लिए। तो आपको एक तरीके से पूरी तरीके से एक तैयारी हो जाएगी, हॉलिस्टिक वे में आपका मेंस हो जाएगा, आपका प्री की तैयारी हो गई, आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन हो गया। तो आपको इसको जरूर देखना है और शेयर करना है आपके टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करिए कि आपको कैसा रहा लेक्चर, आपके कितने क्वेश्चन रह गए, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, कितने बनते थे या नहीं, आपने कुछ नया सीखा, तो इसको कमेंट कर दिए और लोगों तक फैलाइए इसको, हर एक जगह इसको बस फैला दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।